Hello Ji, welcome in GMD Education and Information channel. So today we are going to discuss about career. Different types of career options are always available. पर होता क्या है कि हमें हर बार पता नहीं होता कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें, क्या काम करें। मैं बच्चों से बात करता हूँ जो हमारे बच्चे 12th पास कर चुके हैं या करने वाले हैं कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम दे से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, सीए, इस तरह के प्रोफेशंस की बात करते हैं। ओनली इफ यू आर देयर हु टॉक अबाउट joining civil services or defense forces, but only handful of people are there. इसके पीछे कई कारण हैं कि बहुत सारे बच्चे इसके लिए आगे नहीं आते हैं। एक कारण ये है कि उनको बहुत अच्छी जानकारी नहीं होगी, उनको बहुत अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता होगा, उनको सिस्टम नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। क्या ये बहुत इम्पॉसिबल है, क्या ये मार्क्स पे जाने जैसा है, ये सब चीज़ों को लेकर। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि उनको लगता हो कि आई एम नॉट कैपेबल टू डू इट, मैं शायद इसके लिए बना ही नहीं। तीसरा कारण हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर कि आगे चल के बहुत सारी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, मिलने वाली हैं। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं। पर दूसरी तरफ एक ये भी सच है कि हर साल, अगर मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करूं, तो हर साल 8 से 12 लाख लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। 10-12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 7-8 लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं और उसके बाद में बहुत कम लोग आगे तक जा पाते हैं। पर हमें इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों की अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपना अपना काम करने का तरीका है, अपनी अपने चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपने अपने ड्रीम्स हैं। कुछ अच्छे सपने देखने चाहिए और फिर उनको पाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि आमतौर पे जो प्रोफेशंस की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, सीएस की, लॉयर्स की बात करें, तो आपको आमतौर पे दो कैटेगरीज वहाँ देखने को मिलेंगी। एक वो जो ऊंचाइयों को छू रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, लाखों रुपये लेते हैं किसी हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है, उन्होंने अपने टैलेंट को प्रूव किया है। इंजीनियर्स हैं, लाखों करोड़ों रुपए उनको मिलते हैं। सीए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज उनको हायर करती हैं, लाखों रुपए देती हैं। और दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन डिग्रीज के साथ में सम हाउ दे सर्वाइव, किसी तरह से बस जी रहे हैं। मैं बहुत सारे एडवोकेट्स को जानता हूँ जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हियरिंग के लेते हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जो टाइपराइटर लेकर या पुराना सा कंप्यूटर लेकर किसी कोर्ट के बाहर 1000, 2000, 500 रुपये में कागज़ बना रहे होते हैं प्रॉपर्टी के या और किसी इस तरह की चीज़ के। मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो छोटा मोटा अपना क्लिनिक खोलकर किसी स्लम एरिया में ऐसी जगहों पे भी सर्वाइव करते हैं, किसी तरह से सर्वाइव करते हैं, वो भी डॉक्टर। मैं ऐसे इंजीनियर्स को जानता हूँ जो 20,000 25,000 की नौकरी के लिए परेशान रहते हैं। तो इसका मतलब दो तरह के लोग हो गए एक सेम डिग्री के साथ में। एक वो जिन्होंने अच्छी तरह से उस पर काम किया है, अपनी सब्जेक्ट्स को समझा है, अच्छी नॉलेज ली है और उसके बाद कोशिश की है कहीं पर अच्छी जगह पर अपने आप को प्लेस करने के लिए। थोड़ा सा लक फैक्टर भी आता है, पर वो बात की बात है। और कई लोग हैं जो इतना सक्सेस नहीं उनको मिल पाई है। तो मैं ये कहता हूँ कि चाहे आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं या किसी भी अच्छे प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, तो मेहनत तो सब जगह है। पर मज़ेदार बात तो ये है कि अगर मान लीजिए आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कहीं अच्छी जगह आपको प्लेसमेंट मिल जाता है या गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है, तो आपका प्रमोशन किस तरह से होता है। आप जेई लगते हैं, जूनियर इंजीनियर, अगर गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूँ। फिर आपका प्रमोशन होते होते आप एक्सीएन बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाते हैं और एक दिन रिटायर हो जाते हैं। डॉक्टर की बात करूँ, लास्ट पोस्ट क्या है, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, रिटायर हो जाते हैं। तो 30-40 साल जॉब करने के बाद आप रिटायर हो जाते हैं। पर अगर कोई लड़का या लड़की जो ग्रेजुएट है इसके बारे में सोचे जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो बहुत ऊंची पोजीशन में शुरू में ही चला जाए। सर्विस के सिर्फ 2-3 साल के बाद, ट्रेनिंग के बाद उनको बहुत ऊंची पोस्ट मिल जाए। अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन का एग्जांपल लूँ, तो एक बंदा जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है प्लस बीएड करता है, तो किसी स्कूल में उसको टीजीटी या पीजीटी की जॉब मिल जाती है। अच्छा रहता है तो फिर पीजीटी में रहता है, नहीं तो टीजीटी बना देते हैं उसको। वो चलता रहता है। अब वो बंदा स्कूल का प्रिंसिपल
अपॉइंटेड प्रिंसिपल बनने के लिए कितने साल बाद सोच सकता है? रिटायरमेंट से जस्ट 2-3 साल 4 साल पहले, इससे पहले नहीं बन सकता। वो भी बहुत मुश्किल है, सिलेक्शन बहुत मुश्किल है उसका। पर अगर मान लीजिए कि वही बंदा जिसने टीचिंग में आना था, टीजीटी पीजीटी बनकर, अगर उसने ट्राई की होती सिविल सर्विसेज के लिए, सही दिशा में आगे बढ़ा होता प्रॉपर अवेयरनेस के साथ, तो शायद हो सकता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर, कमिश्नर या ऐसी किसी डिप्टी डायरेक्टर, किसी अच्छी पोस्ट पे डायरेक्ट आता। और मज़ेदार बात तो यह है कि जब वो डायरेक्टर बन के आ रहा है उसी डिपार्टमेंट का, तो उसके अंडर में लगभग सभी स्कूलों के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल्स, पीजीटीज, टीजीटीज इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनके अंडर में आ जाते हैं। यही चीज़ मैं हेल्थ सर्विसेज के लिए कहूँगा। 30 साल, 35 साल, 40 साल जॉब करने के बाद एमबीबीएस डॉक्टर सीएमओ की पोस्ट तक पहुँचते हैं, काफ़ी सालों के बाद। अब अगर मान लीजिए उन्होंने ये वाला पेपर क्रैक किया होता, तो हो सकता है वो डायरेक्टर बन के आ जाते हेल्थ सर्विसेज के अंदर। तो मेरा मतलब है कि ये चीज़ें थोड़ा सा सोचने का फ़र्क है कि आप अपनी जो मेहनत करते हैं वो उधर भी कर रहे हैं, वही मेहनत आपको इधर भी करनी है, और हो सकता है आप उन ऊंचाइयों को छू पाएँ। तो मैं आपको धीरे धीरे इस सिस्टम के बारे में समझाता हूँ। जो मुझे थोड़ा बहुत पता है मैं इसके बारे में बताता हूँ, बाकी आप ध्यान से सुनेंगे, आपका इंटरेस्ट जगेगा, तो हो सकता है आप बहुत अच्छा आगे चल के काम कर पाएँ, और आप में से हो सकता है कहीं आईएएस आईपीएस बन जाए। तो पूरे सिस्टम को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ वैसे तो वो जनरल टोन में है, पर मेरा ध्यान अभी है अगले साल जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होगा, 3 तरह के पेपर होंगे, वो सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यानी कि 2021 के बारे में मेरा मेन टारगेट वो है कि आपको मैं पूरा समझाऊं, उस कैलेंडर के बारे में समझाऊं कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। दिल्ली में इनका ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस है। वहाँ पर इसके सारे मेंबर्स, प्रेसिडेंट वहीं पर रहते हैं, और सारे इंटरव्यूज़ भी वहीं पर होते हैं। फाइनली सब रिजल्ट भी वहीं से तैयार होता है। ये एग्ज़ाम बहुत सारे तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, पर अभी मेरा कंसर्न जो है सिविल सर्विसेज को लेकर है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ओनली ग्रेजुएशन। आप देखते हैं 12वीं पास बच्चे को अपने मनपसंद कोर्स में और मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता अगर परसेंटेज उसकी 90 बिलो 90। तो जहाँ एक कॉलेज में सिंपल बीए बीकॉम, अच्छे कॉलेज में बीए बीकॉम बीएससी में एडमिशन के लिए इतनी मारा मारी है कि आपकी परसेंटेज अगर 95 प्लस होगी तो आपको मिल जाएगा किसी अच्छे कॉलेज में, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। उसी तरह से आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको जेई, और ये मेडिकल में नीट का एग्ज़ाम, और यानी कि बहुत कुछ है। परंतु मज़ेदार बात तो ये है कि अगर आप सिविल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। परसेंटेज को लेकर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप कितनी परसेंटेज उसमें हो तभी आप पेपर दे सकते हैं। तो ये पहला एक प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ एज फैक्टर। हम लोगों को पता नहीं रहता कि हमारी किस एज तक हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और किस एज से कर सकते हैं। तो 21 इज़ द स्टार्टिंग एज। इस पेपर में बैठने के लिए, अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपकी एज 21 होनी चाहिए। फिर आपकी जो जनरल और कौन सी कैटेगरी है उसके हिसाब से मैक्सिमम एज डिसाइड की गई, और अटैम्प्ट्स भी। यहाँ अटैम्प्ट का मतलब है कि आप कितनी बार प्रीलिम्स या और जो पेपर है वो दे सकते हैं। तो उसके लिए पहले तो एज फैक्टर की बात करते हैं। आपके अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 21 to 30 के बीच में 6 बार मौका मिलता है इस पेपर को पास करने का। उसके बाद आ जाता है ओबीसी कैटेगरी के लिए 21 to 35, और अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात करूं तो उनको 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, यानी कि 9 बार वो किस्मत आजमा सकते हैं इस पेपर के लिए। अगर मैं बात करूं एससी एसटी के लिए तो 21 to 37 है, और नो लिमिट, यानी कि एससी एसटी कैंडिडेट अपनी एज के हिसाब से 37 तक की एज में कितनी बार भी कोशिश कर सकते हैं। जो फिजिकल डिसेबल हैं, जो हैंडीकैप हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए जो एज रखी गई है 42 रखी गई है। तो ये था एज का क्राइटेरिया। पर एक समझ वाली बात है, अगर आपको पता है कि आप 21 के बाद ग्रेजुएशन जब पूरी हो जाएगी तो आप इस पेपर को दे सकते हैं, तो वाई नॉट टू स्टार्ट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। अगर आपका सपना 10th क्लास के अंदर ये है, 11th में जब आप आते हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो आप सिविल के लिए भी तो ये पहले से सोच के प्लान कर सकते हैं, काम करना शुरू कर सकते हैं, अपना पूरा ध्यान उस तरफ मोड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि आप ध्यान से देखिए और इस पर काम करना शुरू कीजिए। मुझे उम्मीद है हम देश को बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट दे सकते हैं, पर अवेयरनेस की कमी है, बहुत ज़्यादा पता नहीं होता उनको इस बारे में।
तो इसमें मैं नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, टोटल 24 सर्विसेज आर कवर्ड। ये जो सिविल सर्विसेज का मैं एग्जाम जिसकी बात कर रहा हूँ, इसमें टोटल 24 सर्विसेज आती हैं जो अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं, जो मेरिट के हिसाब से आपको पोस्ट दी जाती है। सबसे पहले है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। इसमें मेन जो है 3 तरह की सर्विसेज आती हैं। टॉप क्लास में है आईएएस, जिसको हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं, जो अनमैचेबल है। गवर्नमेंट जॉब में सबसे सीनियर पोस्ट अगर कोई सरकारी अफसर की है तो वो आईएएस है, इससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती। ये लोग बहुत ऊंची ऊंची पोजीशन पर काम करते हैं। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। अब सोचिए कि एक सिपाही जो भर्ती होता है, अगर उसको एएसआई बनना हो तो 25 साल, 20 साल, 30 साल, अगर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं मिला तब जाके वो बनते हैं। डायरेक्ट एएसआई भर्ती हुए हैं तब भी बहुत साल लग जाएंगे उनको एसीपी बनने के लिए, पर इसमें आपको स्टार्टिंग में ही वो पोस्ट मिल जाती है। आईएफएस का मतलब यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से है। फॉरेन सर्विस नीचे आएगा, ये फॉरेस्ट सर्विस है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और ये आईएएस और आईपीएस, ये तीनों जो हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में आते हैं सिविल के। नेक्स्ट है ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज। यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। एक्चुअली क्या किया इन्होंने, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो टॉप क्लास सर्विसेज हैं उनको 24 कैटेगरीज में बांट दिया गया, और जो पेपर इसमें दे के मेरिट तैयार होती है, क्योंकि अनलिमिटेड वैकेंसीज तो होती नहीं है, लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं। हर साल 800 से लेकर 1000-1100 के बीच में वैकेंसीज होती हैं। अब उसमें से फिर इस बांटा जाता है कि कितने लोगों को हमें आईएएस बनाना है, 100 को बनाना है, 150 को बनाना है, कितने को हमें आईपीएस बनाना है, कितने को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस देनी है, और उतने करने के बाद जो बाकी हैं फिर वो नीचे 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 करते ग्रुप बी तक जाते हैं। सब आईएएस नहीं बन सकते हैं, सब आईपीएस नहीं बन सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। पर सबसे पहले हमें इस चीज़ पे काम करना है कि हमें अपने आप को ग्रूम करना है, तैयार करना है कि हमें पेपर देना है। उस समय हमारी सोच ये नहीं होनी चाहिए कि हम आईपीएस ही बनेंगे या आईएएस ही बनेंगे। गिव योर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग अप टू डेस्टिनी। ग्रुप ए की अगर मैं बात करूं तो इसमें इंडियन फॉरेन सर्विस आ जाती है। ये भी इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मतलब ये हुआ कि जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे, एक्सपीरियंस ले लेंगे, तो आपको हाई कमिश्नर बना के भेजा जाएगा, एम्बेसडर बनाकर भेजा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग फॉरेन में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और फॉरेन जो पॉलिसी है इंडिया की, कैसे पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन है, अमेरिका के साथ कैसे हैं, जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं वो इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग हुए हैं जो बहुत सक्सेसफुल आईएफएस रहे हैं, यानी कि उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर बहुत बढ़िया काम किया है। जब वो एम्बेसडर रहे हैं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो इसको आईएएस से कम नहीं समझता हूँ, इसकी जो पोस्ट की जो वैल्यू है। आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आपको पता होगा जो दिल्ली के सीएम है मिस्टर केजरीवाल या उनकी वाइफ है वो आईआरएस रहे हैं। उसके बाद ये टोटल 16 है इसके अंदर। नेक्स्ट इट कम्स टू ग्रुप बी सिविल सर्विसेज। ग्रुप बी के अंदर आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर्स में जो सिविलियंस होते हैं वो, प्लस बहुत सारी 5 तरह की सर्विसेज इसमें आ जाती हैं। नोटिफिकेशन, अगर मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट, जब आपको एज समझ में आ गई, क्वालिफिकेशन आ गई, अटेम्प्ट कितने हैं वो भी समझ में आ गया, तो आप पूछना चाहेंगे कि इसके फॉर्म कब निकलते हैं। तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आमतौर पे फेब में निकलता है। और अब जो आने वाला है नेक्स्ट 10 फेब को आएगा, यानी कि अगले साल 10 फरवरी 2021 में इसका नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर पे, वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, जिसको आप थॉरली पढ़ सकते हैं। पर उसमें क्या चीज़ लिखी होगी, किस तरह से होगा, उसके काफ़ी आइडिया मैं आपको इसके आगे वाली स्लाइड में दे दूँगा। उसके बाद 3 स्टेजेस हैं एग्ज़ाम की। फर्स्ट स्टेज जो है प्रीलिम्स है, जो 27 जून को होगा, यानी कि आप जब 10 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग ग्रेजुएट होंगे उस समय, या जिनका रिजल्ट आने वाला होगा 21 में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 27 जून 2021 को एक दिन के अंदर 2 पेपर होंगे, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में। वो दोनों अगर आप क्रैक कर लेते हैं प्रीलिम्स के, तो उसके बाद आपका जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप मेन में बैठ सकते हैं। मेन का जो रिजल्ट आए, मेन का जो पेपर होगा वो 17 सेप को होगा। 5 डेज का पूरा शेड्यूल होगा और उसमें 9 पेपर्स होंगे। ये पेपर कितने कितने नंबर के होंगे, कैसे होंगे, वो सब चीज़ें मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ आपको। और थर्ड स्टेज जो है वो पीटी, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू की है। जो लोग प्रीलिम्स पास कर लेंगे, मेरिट में नाम आ जाएगा तो मेन का दे सकेंगे, मेन में नाम आ जाएगा मेरिट में तो वो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जा सकते हैं। अब मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि कैसे हम एग्ज़ाम सिस्टम किस तरह से होता है।
हाँ जी, वेलकम अगेन। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको थोड़ा एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में अच्छे से समझाता हूँ। तो 3 स्टेज मैंने बताई आपको, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। 3 तरह के एग्जाम्स हैं, कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, हम समझते हैं। सबसे पहले है स्टेज 1, जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं। प्रीलिम्स का मतलब होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसमें ये देखा जाता है कि आप कम से कम इस पेपर को पास कर सकते हैं। अगर आप इसको पास कर सकते हैं तभी तो आप मेंस में बैठने के लिए तैयार होंगे। इसमें भी 2 तरह के पेपर होंगे जो एक ही दिन में होते हैं। एक पेपर मॉर्निंग में होगा, एक आफ्टरनून में होगा। तो 2 पेपर्स। पेपर 1 जो होगा जीएस। जीएस का मतलब है यहाँ पर जनरल स्टडीज़। और जनरल स्टडीज़ के अंदर मैंने यहाँ लिखा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लस करंट अफेयर्स। अब क्या होता है कि जैसे इको हो गया, पॉलिटी हो गया, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इनको तो हम रट्टा मार सकते हैं। पर करंट अफेयर्स के लिए जो आज कुछ हो रहा है हमारे समाज में, उससे रिलेटेड क्या आपके अंदर एनालिटिकल पावर है? सिर्फ नॉलेज या रट्टा मारना ही नहीं, क्या आप उसको एनालाइज करके सही आंसर पता लगा सकते हैं? यानी कि आपका माइंड कैसा है, आप आपकी नॉलेज कैसी है, ये सब पता लगाने के लिए ये वाला पेपर है। उसके बाद दूसरा, और ये 200 मार्क्स का पेपर होगा। 2 आवर्स का एग्जाम है, 200 मार्क्स का पेपर है, 100 क्वेश्चंस इसमें आएंगे। दूसरा पेपर है वो है सी सेट। सी सेट का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। कई बार क्या होता है कि हम हर आदमी हर काम के लिए नहीं बना, पर दूसरी तरफ ये भी है कोई हर आदमी किसी न किसी काम के लिए ज़रूर बना है। कोई अच्छा शेफ बन सकता है, कोई अच्छा फाइटर बन सकता है, कोई अच्छा पुलिसमैन बन सकता है, कोई अच्छा कॉमेडियन बन सकता है। तो हर आदमी हर चीज़ के लिए तो नहीं बना, पर कोई ना कोई चीज़ हर आदमी के लिए बनी है। तो इस बात को देखना है कि आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है, पर क्या आप सिविल सर्विसेज के हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट है या कल को जो जिम्मेदारी आपको देनी है उसके हिसाब से आप कैपेबल हैं या नहीं है? तो उसके लिए पेपर है सी सेट का। ये भी 2 आवर्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा, पर इसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे। और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब ये है सी सेट के पेपर के नंबर आपके मेरिट के लिए नहीं लगेंगे। 200 मार्क्स का पेपर है, अगर आप इसमें 66 मार्क्स लेकर भी आ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एप्टीट्यूड ठीक है, आप सिविल सर्विसेज के लिए आगे के पेपर के लिए जा सकते हैं। तो जो मेरिट बनेगी कि मेन पेपर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, वो प्योरली आपकी जीएस को लेकर है, जनरल स्टडीज जो पेपर 1 है उसको लेकर आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद है सिलेबस। जैसा कि मैंने अभी कहा, जो जनरल स्टडीज है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में प्लस करंट अफेयर्स के बारे में। फिर अगर मैं बात करूँ सी सेट की, तो इसके अंदर रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स होंगी। ये सब चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी कि आपका दिमाग कैसा है, डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है, आप चीज़ों को एनालाइज कैसे कर पाते हैं। कोई डाटा आपको दिया जाए तो आप उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। ये सब चीज़ें इसमें चेक होंगी। उसके बाद स्टेज 2 है, ये मेन एग्जामिनेशन वाली है, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, जबकि स्टेज 1 पूरी की पूरी क्या है, एमसीक्यूज है उसके अंदर। इसमें टोटल 9 पेपर्स हैं मेन एग्जामिनेशन के अंदर। पेपर 1 जो है वो एस्से होगा, इसमें आपको 125 के 2 एस्से करने होंगे। वो आपकी नॉलेज चेक करेंगे कि आप किसी टॉपिक के बारे में कैसे अपने आइडियाज़ को कलेक्ट करके एक फ्लो के साथ लिख सकते हैं, अच्छे एक्सप्रेशन दे सकते हैं, अच्छी नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज को लेकर। उसके बाद पेपर 2 जो होगा वो जनरल स्टडीज़ 1 का होगा, 3 जनरल स्टडीज़ 2 का होगा, पेपर 4 जो होगा जनरल स्टडीज़ 3 का होगा, और पेपर 5 जनरल स्टडीज़ 4 का होगा। मैंने इसके आगे सिलेबस नहीं लिखा। आप ये समझ लीजिए कि लगभग हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट हो, इकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, लगभग हर चीज़ के बारे में आपको एक स्टैंडर्डाइज नॉलेज होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसकी पढ़ाई इंजीनियरिंग की या एमबीबीएस की पढ़ाई से ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ इंटरेस्ट की बात है कि आपको इसमें मज़ा आता है पढ़ने में या नहीं आता। कई लोग हैं उनको मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता, पर उनको पॉलिटिकल साइंस, इको में बहुत मज़ा आता है। उनको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे, क्या चीज़ मुझे सीखने को मिल रही है। तो इंटरेस्ट बेस्ड भी है ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर आगे बढ़िए। उसके बाद पेपर 6 और 7 जो है, टोटल 48 सब्जेक्ट्स में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चुनने हैं। ये ऑप्शनल है, आपको इतनी फ्रीडम मिलती है कि 48 सब्जेक्ट्स में से कोई से भी 2 आप चुन सकते हैं। जैसे इंग्लिश लिटरेचर ले लिया आपने,
हिंदी लिटरेचर ले लिया, अकाउंटेंसी के ऊपर डेप्थ में जाके ले लिया, या केमिस्ट्री की डेप्थ में जाके आपने सब्जेक्ट्स ले लें, तो टोटल 48 है, कोई से भी 2 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे पेपर जो हैं 250 मार्क्स ईच के हैं, यानी कि जो 7 पेपर यहाँ तक हैं 250 इंटू 7 1750 मार्क्स के होंगे। उसके बाद 2 पेपर जो हैं पेपर 8 एंड 9, ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज को चेक करने के लिए होगा। मैंने यहाँ हिंदी लिख तो दिया है क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदी लेंगे, पर यू आर फ्री टू चूज एनी लैंग्वेज ऑल ओवर इंडिया। जितनी भी लैंग्वेजेस जो नेशनलाइज हैं, जो रिकोगनाइज्ड हैं, आप मराठी ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, कन्नड़ ले सकते हैं, मलयालम ले सकते हैं। इंग्लिश इसमें कंपलसरी है, यानी कि वो पेपर तो आपको करना ही करना है, पर रीजनल लैंग्वेजेस में आप कोई सी भी लिस्ट में से जो नाम है उसमें से ले सकते हैं। नॉर्थ इंडिया के लोग ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी लेते हैं। ये पेपर 300 मार्क्स ईच हैं, और ये जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि ये दोनों पेपर जो है सिर्फ आपको क्वालिफाई करने हैं। इसकी मेरिट में नंबर इसके नहीं चढ़, अगर आपके 300 में से 300 आ गए तब भी इसके नंबर आपके मेन में नहीं काउंट होंगे, मेरिट में काउंट नहीं होंगे। तो इसलिए मिनिमम आपको 25% लाना जरूरी है कि आप लिख तो पा रहे हैं, कुछ ऐसा तो लिख पा रहे हैं जो पढ़ने लायक हो, जो अच्छा हो। तो उसके लिए इसमें से मैं एक पेपर का आपको तरीका बताता हूँ कि 300 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो एक ऐसे आएगा 100 मार्क्स का, एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा 60 मार्क्स का, एक प्रेसिस आएगा। प्रेसिस का मतलब क्या होता है? समरी काइंड ऑफ थिंग, यानी कि चीज़ को पढ़ के उसकी समरी तैयार करना, उसको कम शब्दों में सारा निचोड़ उसका उसमें डाल देना। इट इज़ ऑफ 60 मार्क्स। नेक्स्ट इट कम्स टू ट्रांसलेशन। यहाँ पर 2 लैंग्वेजेस की ट्रांसलेशन होगी, जैसे इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। ये ट्रांसलेशन पार्ट मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, सभी स्कूलों में कंपलसरी होना चाहिए। मेरे हिसाब से तीसरी चौथी क्लास से लेकर 12वीं तक हर क्लास में ट्रांसलेशन मस्ट होनी चाहिए। कैसे? इंग्लिश टू रीजनल लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज टू इंग्लिश। मुझे लगता है कम से कम एक साल में 100 नंबर का पेपर इसी चीज़ का होना चाहिए। फिर ग्रामर, क्या आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने पेपर यहाँ पर देना है, क्या उसकी नॉलेज है आपको ग्रामर की? 40 मार्क्स इसके लिए होंगे। तो जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है वो चीज़ दोनों पेपरों में अलग अलग आपको करनी है। जो बच्चा या जो कैंडिडेट इसके अंदर मेरिट में उसका नाम आ जाता है पूरे पेपर के अंदर, जो मीन्स जो हैं, उसको फिर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जिसका नाम क्या है? पीटी, पर्सनैलिटी टेस्ट। वहाँ पर बोर्ड होता है, काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग फील्ड के मास्टर्स एक्सपीरियंस लोग होते हैं। वो थोड़ी देर में पूरा स्कैन करके बता देते हैं, उससे क्वेश्चन पूछ के उनको पता चल जाता है कि दिस पर्सन डिजर्व्स टू जॉइन सिविल सर्विसेज और नॉट। इफ यस देन फॉर विच पोस्ट। ये एक अच्छा आईपीएस बन सकता है, एक अच्छा आईएएस बन सकता है, या ग्रुप ए सर्विस के लिए ठीक रहेगा, या ग्रुप बी। एक तरफ तो आपके रिटन एग्जाम की जो परफॉर्मेंस है वो देखी जाएगी, प्लस इंटरव्यू के मार्क्स। इन दोनों को बनने के बाद जो मेरिट बनेगी, देन इट विल बी डिसाइडेड कि आपको क्या दिया जाए या ना दिया जाए। ये मैंने सारा समझाया। तो ग्रैंड टोटल जो है वो किस तरह से 1750 मार्क्स इसके हो गए, 275 मार्क्स का आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो हो गया, टोटल 2025 मार्क्स। और इसमें से कितने नंबर आपके आए हैं? बाकी एक चीज़ मैं और छोटी सी बोलना चाहता हूँ, हम ये नहीं कर सकते कि हम जो और कैंडिडेट्स हैं उनको मैदान में ना उतरने दें कि कैंडिडेट्स इस बार कम आए पेपर देने के लिए, नहीं तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो। मैं तो बोलता हूँ अगर 5 वैकेंसी हैं और 6 कैंडिडेट हैं, तब भी तो चांसेस है कि आपका नंबर ना आए। 6 कैंडिडेट में से 5 ही वैकेंसीज हैं, तो हो सकता है आपका ना आए। पर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वैकेंसी और 6 कैंडिडेट हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सामने 5 लोग एक्स्ट्रा हैं या 5 लाख एक्स्ट्रा हैं, आपको बस सोच पॉजिटिव करनी है कि मुझे एक सीट चाहिए, मैं एक इंसान हूँ, मुझे एक सीट चाहिए और वैकेंसी 1 प्लस है और वो मेरी है। बस जब ऐसा सोच लिया, पहले अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। जब आप पॉजिटिव बनाएंगे फिर राइट डायरेक्शन में सोचिए कि मुझे अब इसके लिए तैयारी क्या करनी है। पोस्ट तो मेरी है पर मुझे लेनी है, मुझे प्रूव करना है कि आई एम फार बेटर देन अदर्स एंड आई डिजर्व दिस पोस्ट। तो उसके लिए जो मेहनत आपकी बनती है वो लग जाएगी। उसके लिए काम कोई मुश्किल नहीं है। बहुत साल पहले लोगों को पता भी नहीं था कि मार्स पे जाना कैसे है, मून पे कैसे जाना है, चलेगा। सोच अच्छी थी, काम किया, मेहनत किया, तो हम सब लोग मेहनत करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ और छोटी सी हम ऐड कर सकते हैं कि इसकी तैयारी कब और कैसे शुरू करें, ये मैं बताना भूल गया था, तो अभी बता देता हूँ
कि जब आप 7वीं 8वीं क्लास में होते हैं, अगर आपका सपना है कि आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं, या जो पेरेंट्स हो सकता है उनको बच्चे को देखकर लगे कि मेरा बच्चा समझदार है, कुछ अच्छी पोस्ट लाइफ में ले सकता है, तो उसको आप गाइड कीजिए। बाकी थोपना नहीं है, वो तो टाइम आएगा तो बच्चा डिसाइड करेगा कि मुझे इसके लिए जाना है या नहीं जाना। पर आप कोशिश कीजिए कि जो उनकी NCERT की बुक्स हैं, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी किताबों की बात नहीं कर रहा, मैं स्कूल की NCERT की बुक्स कह रहा हूँ, जो हमारे सब्जेक्ट्स की लगी हैं, चाहे वो SST की हो, साइंस की हो, मैथ्स की हो या इंग्लिश की हो, उनको बच्चों को अच्छे से पढ़ने के लिए कहिए और उनके नोट्स को संभाल के रखें। जो काम की चीज़ें उसमें से मिलती हैं, जो जो यूज़फुल चीज़ें हैं, जैसे छोटी क्लासेस में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, लोअर हाउस अपर हाउस के ऊपर, जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, बाकी जो कंपैरिजन है सीनियर क्लासेस के अंदर, कंपैरिजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और अदर कंट्रीज़ में क्या है, उसका इकोनॉमिक्स के ऊपर है कि इंटरनेशनल लेवल में क्या चेंजेस हैं। तो ऐसी चीज़ों का रिकॉर्ड बच्चे को छोटी क्लास से बनाने के लिए कहिए। और प्लस न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत तो ज़रूर होनी चाहिए, उसका फ़ायदा तो बच्चे को सेम टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। इसका फ़ायदा तो चलो जब पेपर आएगा इसका तब होगा, जो नोट्स बनाएगा बच्चा या कंपटीशन में के लिए जाएगा। तो आप बच्चे को ये सलाह दे सकते हैं कि भाई न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा करो। उससे ये फ़ायदा होगा कि जब रीडिंग हैबिट को वो डेवलप करेंगे तो उनको न्यू वर्ड्स पता लगेंगे, स्पेलिंग पता चलेगी, और जिसकी प्रोनाउंसिएशन में डाउट हो वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं या गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि इसके लिए सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। क्योंकि प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी चीज़ है विच कांट बी करेक्टेड ऑटोमेटिकली, उसके लिए कोई हमें हेल्प करने के लिए चाहिए, वो हेल्प वहाँ से मिल जाएगी। तो जैसे मैं बोलता हूँ मोनार्की, तो इसकी जो स्पेलिंग आप देखेंगे तो लास्ट में CH आएगा। अब देखा जाए तो CH चंदर भी होता है, मशीन में CH श बन जाता है, करेक्टर में CH क बन जाता है, स्कूल में क बन जाता है। तो अपने आप बच्चे को कैसे समझ में आएगा कि अब चंदर पढ़ना है, कंदर पढ़ना है, करेक्टर पढ़ना है, चैरेक्टर पढ़ना है, मकीन पढ़ना है कि मशीन पढ़ना है। तो उसके लिए उसको गाइडेंस चाहिए, कभी साथियों की, कभी टीचर्स की और कभी पेरेंट्स की। तो इसलिए मैंने कहा कि आप थोड़ा सा उनको बोलिए कि इस तरह से जब देखना शुरू करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे काम करेंगे, सेंटेंस मेकिंग पता चलेगी। इज़ एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद कोई वर्ब नहीं आती। मोहन इज़ ए गुड बॉय, अब कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। फिर मैं बोलता हूँ मोना इज़ गोइंग टू स्कूल, अब इज़ के बाद फर्स्ट फॉर्म और ING भी आ गया, कंटिन्यूस टेंस हो गया, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस। फिर मैंने बोला कि मोना विल बी गिवन अ प्राइज, और विल बी और थर्ड फॉर्म भी आ गई। अब क्या हो गया, अब ये वॉइस बन गई, पैसिव वॉइस। मोना इज टू डू इट एट एनी कॉस्ट, अब इसके बाद मैंने टू लगा दिया, तो कई बार थर्ड फॉर्म लग गई, कई बार फर्स्ट फॉर्म लग गई, कई बार ING लग गया, कई बार मैंने टू लगा दिया। तो ये सब क्या है, जब तक ग्रामर की अच्छी नॉलेज नहीं होगी नहीं कर सकते। तो आप बच्चों को रेफ़र कर सकते हैं या खुद भी देख सकते हैं। मेरी वीडियोस पे मैंने ग्रामर के ऊपर जो वीडियोस बनाई हैं मेरे इस चैनल पे, उस पर आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे इन चीज़ों के बारे में समझाया है। मैं किताबी तरीके से कभी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ और जो हमारी ज़रूरत की भी होती है। तो आप लोग उसको देखिए और दूसरों को भी बताइए जो लोग इसमें जाना। पर एक चीज़ और, जो बच्चे इस साल, अगले साल या उससे अगले साल जब प्लान कर रहे हैं ग्रेजुएशन करने के बाद इस पेपर को देने के लिए, तो मैं एक सलाह और दूंगा, नेवर नेवर गिव अप। जब तक अटेम्प्ट ख़त्म ना हो कोशिश ज़रूर करिए, हिम्मत मत हारिए। पर साथ साथ SSC के एग्ज़ाम्स, बैंक PO के एग्ज़ाम्स, क्लरिकल के एग्ज़ाम्स, डिफेंस के एग्ज़ाम्स, जो भी आए रास्ते में, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो जो भी wherever you come across these exams, do apply। उसकी भी तैयारी साथ साथ पैरेलली कीजिए, क्योंकि एक स्टेज पर जब आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे, यू कैन ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, लुक अहेड टू अचीव बेटर वन, टू टच द पेक्स। पर चोटी को छूने के लिए रास्ते में जो पड़ाव आएंगे इनको आप लेते जाइए, ज्वाइन कीजिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उनका सिलेक्शन अगर IRS में हो गया या IPS में हो गया और वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, IAS का एग्ज़ाम दिया, नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्रैक कर लिया। तो इस तरह से सब चीज़ें हो सकती हैं, सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। थैंक यू।